हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यानी राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं, जिसमें कि 4 सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये सेट नंबर 5 होने वाला है। अगर आपने उन 4 सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का आई बटन के ऊपर लिंक हैगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप वहां पर जा करके उन 4 वीडियोज़ के सेट को देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार जाता है। खेल के दूसरे दौर में वह बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार जाता है और तीसरे दौर में वह बची हुई धनराशि का 4/7 हिस्सा हार जाता है। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यूज़ दी हुई होंगी 1/3, 3/5 और 4/7। हमें कोई एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि ये तीनों वैल्यूज जो है वो कट सकें। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3, 5 और 7 का हम अगर एलसीएम लेते हैं, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 पचे 35 दिया 105। तो माना कि हमने राजेश के पास जो धनराशि है वो 105 है। अब अगर 105 हिस्सा उसके पास है और 1/3 वो हार जाता है, तो उसके पास बचता कितना है? 2/3 हिस्सा। तो 105 का 2/3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 35 दूनी 70। तो अब इसमें का जो बचा हुआ हिस्सा कितना? 70 रहेगा। इसके बाद वो कह रहा है कि वो दूसरे दौर में 3/5 बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा हार जाता है। अब अगर वो बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अगर हार गया तो उसके पास बचा कितना है? 2/5 बचा है। यानी कि अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 14 दूनी 28। तो यहाँ से अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? 28 रुपये बचेंगे। फिर वो कहता है कि वो तीसरे दौर में भी अपनी धनराशि का 4/7 हिस्सा जो है वो हार जाता है। अब इस बचे हुए धनराशि का 4/7 हिस्सा जो है वो हार जाता है, तो उसके पास बचता कितना है? तो 3/7 हिस्सा उसके पास बचता है। तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 7 चौके 28, 4 तिया 12। एक्चुअल में उसके पास जो धनराशि बची है अब वो 12 ही बची हुई है। टोटल उसके पास जो धनराशि थी वो 105 थी, उसमें से सिर्फ 12 ही उसके पास बची है। तो कितनी उसके पास धनराशि जो है वो कितना हिस्सा बचा हुआ है वो यही कह रहा है। तो देखो, जब हम इसको इससे कैंसल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 चौके 12 और 3 35। तो 4/35 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13, 6 और 1 के अनुपात में मिश्रण से बनता है। यदि पुर्जे में जिंक का भार 90 केजी है। तो देखो, सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है इसने? तांबा दिया हुआ है, एक तांबा है, जिंक है और लेड है। तो देखो, तांबा जो है वो 13 रेशो में है, जिंक जो है वो 6 रेशो में है और 1 रेशो में लेड है। उसने वैल्यू किसकी दी हुई है? जिंक के भार की। तो जिंक के भार की जो वैल्यू दी हुई है उसने दी हुई है कि ये 6 ना हो करके ये कितना आएगा? ये 90 किलोग्राम है। यानी कि कितने के मल्टीपल पे है? ये 15 के मल्टीपल पे। तो इसी तरीके से वो पूछ रहा है कि कुल भार कितना होगा। तो कुल भार तो हमारा ये टोटल हो जाएगा, यानी कि 13 और 6 19 और 1 20। तो 20 किलोग्राम हमारा टोटल भार है। एक की वैल्यू 15 है तो 15 दूनी 30, यानी कि 300 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 300 किलोग्राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इसके अंदर ना क्वेश्चन के अंदर एरर था, आरआरबी की साइड से वो एरर था जब वो पेपर आया था। यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक आएगा। तो ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे ना ख़त्म होकर के यहाँ पर ख़त्म होगा। चलिए अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैंगे हम। तो सबसे पहले देखो, 14 तिया 42, ये 3 आ जाएगा। 4 और 1 5, 5 में से 3 गया 2 और ये 65 में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से इतने से क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास में? 67। इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 7 निम 63, 63 और 2 65, और जब इसे हम काटेंगे तो 13 पंजे 65, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास में क्या आ जाएगी? 5। बीच में प्लस का निशान है। अब यहाँ देखो, ये ब्रैकेट में है, ये यहाँ से ब्रैकेट लग रहा है। अब यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखो, 65 और 7 72, 72 में से 19 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 53।
53। इसके बाद में यहाँ पर प्लस का निशान है तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। और 19 माइनस 39 गुने 5, तो 39 और गुने 5 यानी कि 40 पंजे एक 200 और एक 5 कम 195। 195 से जब हम 19 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 76। तो देखो अब जो वैल्यूज़ हैं हम उनको सिर्फ साफ साफ लिख लेते हैं। 67 + 5 इंटू में 53 माइनस 176 और अपॉन में 369। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं इधर। तो ये 67 और +5 कितना हो जाएगा, 72। 72 इंटू में जब 53 इसमें से माइनस होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 123 और बटे में 369। तो यहाँ से इसे कैंसिल आउट करेंगे, 3 पे जाएगा, 3 से इसे करेंगे 24 पे जाएगा, तो हमारा राइट का आंसर आ जाएगा माइनस का 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक लाइन ग्राफ के ऊपर है। ये कह रहा है कि पहले 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या और अंतिम 3 वर्षों में बिकी कारों की कुल संख्या का अंतर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ये 150 है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है ये 100 है, ये वाला जो पॉइंट है ये 250 है, ये 100 है, ये 300 है और ये भी 300 है। तो पहले 3 वर्ष की अगर मैं बात करूं 2013, 14 और 15, 2013, 14 और 15 में कितनी हुई है, तो ये 250 और 150, 400 और ये 100, 500। तो ये पहले 3 वर्ष की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा 500 निकल के आ रहा है। अंतिम 3 वर्ष की अगर मैं बात करता हूँ, अंतिम 3 वर्ष में कितना हुआ हैगा, तो 100 और 300, 400 और 300, 700। तो अंतिम 3 वर्ष में कितना हुआ है, 700। अगर मैं इनके अंतर की बात करूं तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, 500, 500 और 700, बीच में अंतर कितने का है, 200। तो अंतर कितना है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 200, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टाइम एंड वर्क के ऊपर है। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यहाँ देखो 6 बॉयज़ या फिर 3 आदमी, 3 मेल या फिर 3 आदमी अपने किसी काम को वो 20 दिन में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर हैं, यानी कि आदमी बराबर 2 बॉयज़ के, यानी कि एक आदमी की वैल्यू जो है वो 2 बॉयज़ के बराबर है। यानी कि अगर हम रेशो देखें, मेल और बॉयज़ का रेशो देखें तो क्या आ जाएगा ये कि मेल की एफिशिएंसी 2 है और बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। जब हम उसमें अब हम अपना टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि टोटल वर्क जो है हमारा क्या आएगा, टोटल वर्क क्या आएगा हमारा, या तो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें या फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो हम इस वाले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 3m इंटू 20, तो 3m की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2, तो 3 गुने 2 गुने 20, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क कितना आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास में 120 है। अब इस 120 वर्क को 6 आदमी यानी कि 6 मैन प्लस 8 लड़के यानी कि 8 बॉयज़ कितने दिनों में करेंगे। तो एक दिनों के लिए हमने x ले लिया। तो देखो 120 इज इक्वल टू आदमी की एफिशिएंसी है 2, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है तो 8 इंटू 1 और ये मल्टीप्लाई x। तो देखो 120 इज इक्वल टू यहाँ पे 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, ये हो जाएगा हमारे पास 20 और इंटू x। 20 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 दिन। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर 6 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि माध्य जो है वो 40 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक यानी CV ज्ञात कीजिए। देखो विचरण गुणांक का एक फॉर्मूला होता है
विचरण गुणांक निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मानक विचलन बटे माध्य और गुने 100। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट डाउन करके रख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट जितने भी सेट हम करने वाले हैं उसमें भी ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ होने वाला हैगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो विचरण गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो मानक विचलन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। माध्य कितने अपने पास में 40 है, 100 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से जब हम इसे करेंगे 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 5 25, 25 बटे 2 करा हमने, तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन एलजेब्रा से आया हुआ हैगा, और एलजेब्रा में हमारे को वैल्यू दी हुई है x माइनस वाई का क्यूब प्लस y माइनस जेड का क्यूब प्लस z माइनस एक्स का क्यूब। ये क्यूब की वैल्यूज़ को देख के एक फॉर्मूला हमारे माइंड में शॉर्ट करता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। तो ये फॉर्मूला जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो इसमें अप्लाई होने वाला है, और नेक्स्ट हमारे जितने भी शिफ्ट आने वाली हैंगी उसमें कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलोज का यूज़ होता है। तो ये नोट करके रखना है। अब देखो, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को a मान लेता हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैं b मान लेता हूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं c मान लेता हूँ, तो देखो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा अपने पास में, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस और z माइनस एक्स। तो देखो यहाँ x प्लस का है, यहाँ x माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ y माइनस का है, यहाँ प्लस का है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ z माइनस का, यहाँ प्लस z प्लस का आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 0। जब ये 0 है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई इसको भी क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी इस पूरे की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो अब हमारे पास सिर्फ बचा क्या आएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 3abc आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें यही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। ये देखिए a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में 3abc, यानी कि 3x माइनस वाई, और b की वैल्यू क्या है y माइनस जेड, और c की वैल्यू क्या है कि z माइनस एक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाए। 3 प्लस करने पे होना चाहिए, यानी कि अगर हमने जो वो संख्या ली है उसमें हमने पहले 3 प्लस करना है, फिर वो इससे होनी चाहिए। अब देखो कोई संख्या अगर 25 से डिवाइड हो रही है, यानी कि उसका लास्ट का अंक जो होना चाहिए वो या तो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन के अंदर अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये हमारे पास में 31 लास्ट में देगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं, तो इसमें अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो ये भी हमारे को क्या देगा 28 देगा, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें अगर हम 3 जोड़ते हैं तो देखो ये 320 हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 27 है, यानी कि इसके अंदर 9 × 3 है। तो ये 9 से डिवाइड होने के लिए इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए या तो 9 होनी चाहिए जोड़ने पे, या फिर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तो वैल्यू जोड़ने पे 9 आनी चाहिए। तो इसमें वैल्यू जोड़ने पे 9 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब ये भी जो है वो इससे डिवाइड नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है, जो कि 4722 यानी 4722 जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 4725, और यही हमारा, यानी कि हम इसे जोड़ने पर ये हमारी संख्या आएगी जो कि 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। इसको हम करने को तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे,
वो लॉन्ग मेथड पड़ जाता, लेकिन बाय ऑप्शन करेंगे तो हमें ज़्यादा आसान पड़ेगा। अगर हम इसे एलसीएम निकाल करके करते, अगर मैं इसका एलसीएम लेता तो हम सबसे पहले क्या है कि 27, 35, 25 और 21 इसका हम एलसीएम लेते, तो भाग विधि के द्वारा हम इसका एलसीएम लेते और वो एलसीएम जो है ना हमारा वो 4725 आता। अब ये 4725 जोड़ने पर 3 आया, यानी कि इसमें से अगर हम 3 घटा देते तो हमारी जो मूल संख्या थी वो ये वाली आ जाती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी के लिए? 4722। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात करनी है जिसमें 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की विमाओं में रखा जा सके। यानी सिंपली सा ये कह रहा है ये कि हमें घनाभ का विकर्ण फाइंड आउट करना है, घनाभ का विकर्ण फाइंड आउट करना है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है? इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर और अंडर रूट में, ठीक है। तो देखो लंबाई हमारे पास कितनी दी हुई है? लंबाई हमारे को दी हुई है कि 30 का स्क्वायर, 30 मीटर, तो 30 का स्क्वायर प्लस जो चौड़ाई है हमारे पास वो कितनी है? 15 मीटर का स्क्वायर प्लस जो ऊंचाई है हमारे पास वो कितनी है? 10 मीटर का स्क्वायर, और इन सभी का हम रूट कर देंगे। तो यहाँ से जब रूट करेंगे तो ये 30 का करेंगे तो 900 आएगा, प्लस 15 का करेंगे 225 आएगा, प्लस 10 का करेंगे तो 100 आएगा। तो ये वैल्यू जोड़ने पे हमारी कितनी आ जाएगी? 1225। और इसका रूट, जब इसका रूट निकालेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? 35 मीटर जो है वो घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी, जो सबसे लंबा खंभा होगा इस कमरे के अंदर रखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 एक चार्ट के ऊपर रहेगा या बार ग्राफ कह लो इसको। तो 5 वर्ष 1 से 5 की अवधि के लिए 2 बैंक ए और बी के द्वारा जमा की जाने वाली ब्याज की दरें जो हैं वो प्रदर्शित की गई हैं। एक व्यक्ति ने आरंभ में 23 लाख रुपए की राशि ए की बजाय अगर वो बी में जमा करता तो वर्ष 3 में प्राप्त होने वाला, यानी तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाला जो ब्याज की धनराशि है उसमें कितना अंतर होता। तो अगर मैं इनकी परसेंटेज वैल्यू के अंदर देख लूँ तो ये ए के अंदर जो है वो 8.5% का ब्याज मिल रहा है, और जो बी के अंदर है वो हमें 10% का ब्याज मिल रहा है। तो परसेंटेज वैल्यू के अंदर ये कितना अंतर दे रहा है? 1.5% का। 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा क्या हो गया? 23 लाख। और इस पर 1.5% का जो है अंतर रहेगा, यानी कि नीचे 1, 2 और इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ नीचे एक और जीरो। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, और पीछे कितनी है? 2 जीरो, तो यहाँ पर हमारी 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये हो जाएगा जोड़ने पर क्या हमारे पास? 34500, यानी कि 34,500 जो है इतना अंतर आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरे में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया जाता है और योग के 12 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कह रहा है योग के 12 होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो देखो एक पासे पे हमारे कितने अंक होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। इसी तरीके से ये पहला पासा हो गया। अगर मैं दूसरे पासे की बात करूँ तो सेम एज इट इज़ यही होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 12 आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ इस अंतिम वाले से होती है, यानी कि इसी से सिर्फ 12 का योग बन सकता है। तो देखो अगर मैं पासा फेंकता हूँ तो सबसे पहले मेरे पहले वाले पासे को फेंकने पर कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसको जोड़ने पर 1 आ जाए। और जब मैं दूसरा वाला पासा फेंकता हूँ तो उससे भी क्या होगा कि मेरा एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि 1/6 आएगा, यानी कि अंक जोड़ने पर जो है वो 12 आएंगे। तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में 1/36। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? 1/36। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करना है। देखो हमारे पास 2 तरीके हैं इसको निकालने के लिए। एक तो या तो हमें पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 50 तक में कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो या तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी होती हैं, 15 होती हैंगी, और 50 से 100 के बीच में कितनी होती हैं, तो 10 होती हैं। तो और हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी होती हैं, तो 25 होती हैं। तो या तो हमें याद हो, अगर हमें याद नहीं है तो फिर हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो देखो मैनुअली करने के लिए हम क्या करेंगे कि
अभाज्य संख्याओं को लिखेंगे तो पहली संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके बाद हो जाएगा हमारा 31 और 37, फिर 41, 43, 47 और 53। तो देखो यहाँ पर जोड़ते हैं, अब कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो मैनुअली करने पर देखो, अगर मैंने यहाँ तक, अगर मुझे याद होता कि 1 से 5 के बीच में 15 होती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक का निकाल देता और फिर 51 से 55 के बीच में एक ही आती वो जोड़ देता, या फिर हमने सीधा डायरेक्टली मैनुअली अगर हम करते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाती है। तो हमारे पास टोटल कितनी आ गई हैं, टोटल हमारे पास में 16 अभाज्य संख्याएं आएंगी। तो राइट आंसर हमारा 16 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हैगा, कह रहा है इनको जोड़ना हैगा। तो देखो पहला लिखा हुआ है 6202.5, पॉइंट के आगे सभी को पॉइंट लगाते रहना है। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पीछे कितना है 25 है और इसके बाद यहाँ पर कितना है 620 है, तो ये हो जाएगा 0, 2, 6। इसके बाद फिर से यहाँ पर पॉइंट लगाया और इस पर कितना हैगा तो 0, 2, 5 है और इसके बाद पीछे कितना हैगा तो 2 और 6 है। इसके बाद फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया, इसके बाद यहाँ पर क्या है तो 2, 0, 2, 5 है और यहाँ पर कितना है 6 है। फिर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर कितना है 0 और यहाँ पर कितना है 6, 2, 0, 2, 5। जब हम इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमारा आ जाएगा, देखो 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 और 2 7 हो जाएगा, इसके बाद 5 और 2 7 हो जाएगा, इसके बाद 5 और 2 9, इसके बाद ये अपना हो जाएगा 5 और 2 7 और 2 9, 9, 6, 15 का 5, पॉइंट लगाया, हासिल आया 1। ये हो जाएगा अपने पास में 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 11 का आया 1, 1 इसके ऊपर हासिल गया। इसके बाद ये हो जाएगा अपने पास में 6, सॉरी इस पे आएगा हासिल, ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 1 9। इसके बाद ये हो जाएगा 6 और 2 8 और ये 6 का 6, तो 6891.59775 ये वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ऐसे तो हम कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है इसमें, बट इसमें ना एक रैखिक युग्म बन रहा होता है, यानी कि अगर एक रेखा है और उसके ऊपर एक तिर्यक रेखा खींची गई हैगी, तो जो ये वाला और ये वाला जो एंगल होता है उसका जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। सेम यही हमसे जब यहाँ पर ये करेंगे तो हमारे पास में 100 आ जाएगा और जब इसको करेंगे हम तो ये 65 है, यहाँ पर 115 आ जाएगा। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और जब ये पूरा हम जोड़ेंगे तो देखो 115 और 115 ये हो जाएगा अपने पास में 230 और 100 330, 330 में जब हम 90 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 420। टोटल अपने पास में एंगल आ जाएंगे 420। अब ये पेंटागन हैगा, यानी कि इसकी ये 5 भुजा आएंगी। तो बहुभुज निकालने का फॉर्मूला क्या होता हैगा, n-2 इंटू 180। तो देखो n की वैल्यू हमारी कितनी है 5 - 2 इंटू 180, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 180 यानी कि 540। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, अंदर के 4 कोणों को जोड़ने के बाद हमारी जो वैल्यू आई थी 420 और टोटल जो आएंगी हमारे पास कितनी आएगी वो 540। तो अगर इनमें इनका डिफरेंस करूं 420 इसमें से माइनस करूं तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री आया, इसका हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, हमारे को अभी फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो जैसे ही हम रेखिक युग्म लगाएंगे 60 डिग्री, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है कि दी गई तालिका में दिल्ली के पास स्थित एक गांव X में 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लैंगिक आधार पर औपचारिक शिक्षार्थियों, अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरीक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। ये कह रहा है कि फॉर्मल लर्नर्स और इनफॉर्मल लर्नर्स और
इलिटरेट्स के बीच अनुपात हमें बताना है, यानी कि फॉर्मल लर्नर्स और इनफॉर्मल लर्नर्स और जो इलिटरेट हैं इनके बीच में हमें क्या बताना है, रेशो बताना है। तो देखो इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हासिल आया 1, 5 3 8 और 1 9, यानी कि 91। इसको जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 8 5 13 का 3 हासिल आया 1, 7 7 14 यानी कि 143। और लास्ट वाले को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9 3 12 का 2 हासिल आया 1, 6 4 10 और 11 का 1 हासिल आया 1 2 1 1 2 और 1 3। तो हमारे पास में ये आ गई वैल्यू इनके रेशो में। अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो देखो सबसे पहले तो ये 13 से जा रहा है तो 13 7 91, इसके बाद ये 13 से जा रहा है तो 13 एकम 13 और फिर से 13 एकम 13, ये हो गया फिर 13 दूनी 26 और 5 13 चौके 52। तो हमारे पास रेशो में जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7:11:24। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर और उसकी समान भुजाओं में से एक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात हमें करनी है। तो देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं बता देता हूँ। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और तीसरी भुजा जो होती है वो अलग होती है। और यहाँ पर उसने जो आधार की भुजा है, यानी कि जो ये वाली भुजा उसने जो दी हैगी, ये वाली भुजा उसने दी है 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद उसने कहा कि जो समान भुजा होती है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब उसने क्या बोला हैगा कि शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि आधार के सम्मुख जो शीर्ष की ऊंचाई, यानी कि ये वाली जो भुजा आएगी हमारी, जो ये वाली भुजा आएगी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखो जब ये इस पर शीर्ष, इसके ऊपर जो शीर्ष होता है वो 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पे। जब हम इसके आधार पर इस पर लंब गिराते हैं और वो जाता है इसके सम्मुख भुजा के, आधार की भुजा के सम्मुख जाता है जो शीर्ष, वो 90 डिग्री पे होता है। तो देखो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। पहली बात क्या होता है कि जब ये 90 डिग्री पर इसे डिवाइड करता है तो ये इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि अगर ये टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बन गया 5 4 और ये 3। तो 5 4 और 3 की वैल्यू से हमारा क्या बन गया, ट्रिपलेट। तो इसके जो आधार का जो शीर्ष होगा उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्गमूल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 36.1 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 102.4 और इसका हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसका पॉइंट से पॉइंट को हटा लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हमारे पास बचेगी 361 और 1024। इसका हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है। 361 का वर्गमूल क्या होता है, 361 का वर्गमूल होता है 19 और 1024 का होता है हमारे पास में कितना, 32। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 19/32। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग होगी, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें हम इसमें इन चारों में से हम जोड़ें कि ये वाली जो संख्या आएंगी, इसको जोड़ने पे जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग के रूप में बराबर कर देगी। तो देखो इसको जोड़ते हैं, 1 और 3 4 7 4 11 9 20 20 और 11 31 31 और 13 44। तो टोटल जोड़ने पे हमारा 44 आया। अब देखो या तो ये नियर बाय जो वर्गमूल की अगर मैं बात करूं कि पूर्ण वर्ग संख्या या तो 36 होती है या उसके बाद में फिर 44 आती है। तो हमें जोड़ने की बात की गई तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे, हम इसमें 5 ऐड करेंगे तभी 149 होगा। तो 49 में 5 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सुनील के पास रोटियां बनाने के लिए 9 से 1/4 किलो आटा है। यदि रोटी की रेसिपी में लिखा हुआ है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए 1 से 1/8 किलोग्राम आटे की आवश्यकता होती है, तो वह कितने पेड़े जो वो बना सकता है। निकटतम पूर्ण हमें संख्या बतानी है, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है इसकी। तो देखो उसके पास जो टोटल आटा है वो कितना हैगा,
9 सही 1/4, इसको जब हम तोड़ते हैं तो 9 चौके 36 और 1 37, यानी कि ये 37/4 हो गया। इसके बाद टोटल इतना है, और एक पेड़ा बनाने में हमें कितना आटा लगता है, 8 एकम 8 और 1 9, यानी कि 9/8। जब हम इसे करते हैं तो ये सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब देखो 4 दूनी 8, ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 37 दूनी ये हो जाएगा अपने पास में कितना 74, 74/9। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो देखो ये पूरा पूरा कितने को काटेगा, 72 को काट देगा, 9 8 72, और उसके बाद कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ आएंगी हमारी, यानी कि निकटतम वैल्यू की अगर हम बात करें तो हमारा 8 जो है वो निकटतम है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है cos 1 cos 2 cos 3 डिग्री, ऐसे करते करते वो 179 तक गया हुआ है। तो देखो जब ये ऐसे चलता हुआ आगे जा रहा है सीरीज़ के अंदर तो cos 90 डिग्री भी आएगा। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो cos 90 डिग्री की अगर वैल्यू 0 होती है और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर किसी भी संख्या के अंदर मल्टीप्लाई में 0 आ जाता है तो वो पूरी संख्या जो होती है वो 0 हो जाती है, कि तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके 25% का अंतर जो है वो 24 हैगा। 25% को अगर मैं लिखूं तो 25% क्या होता है 1/4, यानी कि अगर इसका जो एक संख्या है, मूल संख्या हमारे पास में अगर 4 है तो उसके 25% यानी 1 का जो अंतर है, यानी कि 4 - 1 का जो अंतर आया 3, वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है 24, यानी कि कितने के मल्टीपल पे है, 8 के मल्टीपल पे। तो कह रहा है संख्या क्या होगा, संख्या तो हमारे पास 4 है, तो ये भी 8 के मल्टीपल पे कितना हो जाएगा अपने पास में 32। तो हमारी मूल संख्या कितनी आ जाएगी 32, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है। 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाना चाहिए। देखो 138 की कोई वस्तु थी, 8% की हानि पर बेची गई, यानी कि वो 92% की वैल्यू रहेगी उसकी। अगर 92% में बेची गई है तभी 138 रुपये में बेची गई है, तो अब उसे 4% का लाभ कमाना है। तो 4% का लाभ कमाने के लिए वो 100 में 4 प्लस हो जाएंगे, यानी कि 104 में उसे बेचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से 23 चौके करेंगे तो 23 चौके 92 होता है और 23 छिके 138 होता है। इसके बाद में जब हम इसे काटेंगे तो 26 चौके 104 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसे तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से 156, यानी कि वो कितने में बेचेगा 156 रुपये में। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 2 खिलौने को प्रत्येक में 990 रुपये में बेचता है। पहले खिलौने पे उसे 10% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे खिलौने पे उसे 10% की हानि होती है। देखो ये 2 तरीके से हो सकता है, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। मेथड नंबर 1 क्या हैगा कि सिंपली आप इसको जो है 10% का लाभ हो रहा है, 10% की हानि हो रही है, तो इसमें जो हैगा एवरेज वाला जो इसमें कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो 10 - 10 प्लस 10 इंटू -10, तो यही हो जाएगा और ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो 10 से 10 कैंसल आउट हो जाएगा और 2 0 से ये 2 0 चली जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1% की उसे क्या होगी हानि होगी। माइनस का सिंबल हानि शो करता है। अब नेक्स्ट मेथड जो है, मेथड नंबर 2 क्या होता हैगा, देखो एक होता है CP और एक होता है SP। CP होता है खरीदने वाला प्राइस और SP होता है बेचने वाला प्राइस। तो पहले जब पहला खिलौना उसने बेचा, जो पहला खिलौना उसने बेचा उस पहले खिलौने पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कोई चीज़ अगर 10 की थी तो उसने 11 में बेची। दूसरा खिलौना जब उसने बेचा तो दूसरे खिलौने पे उसे 10% की हानि हुई, यानी कि कोई चीज़ 10 की थी तो उसने 9 में बेची। लेकिन वो कह रहा है कि उसने दोनों को प्रत्येक को 990 में बेचा है, यानी कि दोनों वैल्यू जो है वो बराबर हैं। तो इसको बराबर कर देंगे हम। जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ से ये 9 आ जाएगा, यहाँ से ये 11 आ जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 90 और ये 110, यानी कि ये हो जाएगा कितना हमारे पास में 200। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 99 और ये भी हो जाएगा 99, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 198। तो खरीदा कितने में था 200 का, बेचा कितने में 198 में। बीच का अंतर कितना आ गया अपने पास में, 2 की हानि हुई। 2 की हानि किस पे हुई 200 पे हुई, तो 100 पे कितने होगी, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि माइनस की 1% की हानि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।
तो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस 12 डिग्री प्लस कॉस 84 डिग्री प्लस 168 डिग्री और 96 डिग्री, अगर मैं इन सभी को कॉस है तो इन सभी को मैं जोड़ता हूँ तो कॉस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, ये देखो 12, और जब इसमें जोड़ते हैं तो ये 180 हो जाएगा, और 84 और 196 ये भी 180 हो जाएगा, यानी 18 18 336, यानी टोटल जो हमारे पास आएगा कॉस 360 डिग्री आएगा। अब ये कॉस 360 डिग्री कैसे आएगा, ये 90 इंटू 4 है, 90 इंटू 4 है। अब देखो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू सभी को पता है कितनी होती है कि 0 होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो जब वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, तो राइट आंसर हमारा 0 हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 0.23 है, फिर से 23 है, और फिर से 23 है, यानी कि ऐसे ऐसे करते हुए आगे जा रहा है, यानी कि बार बार रिपीट होने वाले नंबर कौन से हैं, ये 23, ये 23, ये 23। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 0.23, यानी कि इसके ऊपर जो है वो बार लग जाएगा। जब इसके ऊपर बार लग जाएगा, 0.23 के ऊपर बार लग जाता है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 23 लिखते हैं, अगर कोई संख्या यहाँ पर होती तो उसे प्लस में लिखते, अगर कोई संख्या पर बार नहीं लगा होता तो उसे माइनस करते, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो सीधा जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतनी उतना 9 हमारे पास नीचे आ जाएगा। अब ये कट रहा है तो काट देते हैं, लेकिन ये नहीं कट रहा है तो हमारी राइट आंसर यही हो जाएगा 23/99। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। देखो अविनाश है वो 20 दिन में करता है, भुवनेश है वो 30 दिन में करता है, और चमन जो है वो 60 दिनों में करता है। तीनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 60 डिग्री आता है, और इनकी जो एफिशिएंसी आती है वो आती है, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2, और इसकी आ जाएगी 1। कह रहा है अविनाश को पूरा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन में उसकी सहायता करने आते हैं। तो देखो अविनाश जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 3 काम करता है कितने दिन में, 1 दिन के अंदर। फिर दूसरा दिन में आएगा, फिर वो 3 काम करेगा, और ये फिर से 1 दिन लेगा। फिर तीसरा दिन जब आएगा ना, तो तीसरे दिन अविनाश के साथ साथ बाकी के 2 मेंबर जो हैंगे वो भी काम करने आते हैं, तो इस तरीके से ये 3 दिन हो जाते हैं, यानी कि फिर से ये 1 दिन के अंदर इतना काम होता है। तो टोटल देखें हम तो 3 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है, 3 दिन के अंदर जो हमारा काम हो जाता है, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 12, यानी 3 दिन के अंदर हमारा 12 काम हो जाता है। और हमें काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है। तो 60 काम करवाने के लिए 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 60 वर्क हो जाएगा डन। कितने दिनों में, 5 या 15 दिन में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए, बी और सी है, तो इसका आयतन हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम एक घनाभ बना लेते हैं। इस घनाभ के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है। ये वाले जो एरिया होता है ना, देखो ये जब हम इसका फलक मिलाया, हमने इसको इससे मिलाया इसकी साइड से, तो ये जो नीचे जो हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा है, इस वाले को हम कहते हैं फलक। तो ये वाला जो पोर्शन बना हमारा, मान लिया मैंने इसे x माना और इसे y माना, तो ये वाले इस वाले का ग्रीन वाले का हमारा एरिया क्या हो जाएगा, x और y, जो कि हमें क्या दिया हुआ है, a। इसी तरीके से अगर मैं इस ऊपर वाले का, इस फ्रंट वाले का, रेड वाले का मानूं, तो इस रेड वाले का जो एरिया है वो क्या होगा, इसको अगर मैंने z की वैल्यू मान ली, इसकी जो हाइट है ये वाली, इसको अगर मैंने z मान लिया, तो इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा xz, जो कि है क्या, b। इसी तरीके से अगर ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला पोर्शन अगर मैं मिलाऊं यहाँ पे, तो ये वाला जो पोर्शन इसका, जो ये पिंक वाला जो पोर्शन आएगा इसका, ये वाला क्या आएगा, ये y ऊपर चला जाएगा, ये z इधर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, zy। तो zy की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, c। तो देखो अब तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a, b और c, a, b और c क्या हो जाएगा हमारा, x, y, z, सब 2 2 बार ही आ रहा है,
तो ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। तो ए बी और सी का जो हमारा ए बी और सी जो आ जाएगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स वाई और जेड का स्क्वायर। हमारे को क्या निकालने को बोला है उसने, आयतन निकालने को बोला है। तो देखो आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, घनाभ का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। तो सबसे पहली बात हमारी L क्या है, x है, ठीक है। हमारी Z क्या है, यानी कि हमारा जो बेस क्या है, y है, और हमारा जो हाइट है वो क्या है, z है। तो हमारा जो वॉल्यूम आ गया वो कितना आ गया, हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, x y और z। और x y z की वैल्यू यहाँ पर हमारे को ये दी हुई हैगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, x y z का जो स्क्वायर है हमारे पास में क्या है, a b और c। तो x y और z की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास में, a b और c का अंडर रूट। अब इस अंडर रूट को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास में a b और c का क्या हो जाएगा, ये हाफ। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चेता रेखा चित्र में यदि बी ए सी कोण जो है 30 डिग्री का है, ये 50 का है, ये 25 का है, हमें निकालना क्या, सिंपल सा वही देखते हैं, ए ई और डी, ए ई और डी, यानी ये वाला कोण जो है ये मैं ये वाला फाइंड आउट करना है कि ये वाला कोण का मान क्या होगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो ये वाले कोण का मान क्या होगा, जब त्रिभुज के बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक थ्योरम होती है कि जो कि हमने 10th के अंदर या 9th के अंदर जरूर पढ़ी होगी कि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि 30 और ये 50, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 80। इसी तरीके से ये वाला डायग्राम है हमारा, ये वाला डायग्राम इसी तरीके से सेम एज इट इज बन रहा है कि त्रिभुज का बाहरी कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 प्लस 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 105। तो ये वाला जो हमारा जो कोण हैगा वो कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 20 दी हुई है। कह रहा है उनका अंतर जो है वो 2.5 है, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2.5 है। इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो a रेशो b को फाइंड आउट करना है कि a रेशो b क्या होगा। तो चलो करते हैंगे। सबसे पहले तो जब ये दोनों बराबर में दिए हुए हैंगे, a प्लस बी की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू, तो प्लस वाला जो यानी कि बड़ी वाली जो वैल्यू आएगी जोड़ करके आधा, यानी जो a की वैल्यू आएगी जोड़ करके आधा, यानी कि 22.5/2, और जो छोटी वाली वैल्यू यानी कि b की जो वैल्यू आएगी वो घटा करके आधा, यानी कि 20 में से 2.5 जाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 17.5 घटा करके आधा। तो अब a की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई 22.5/2, और b की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई कितना, 17.5/2। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा हमारा। इसके बाद 25 निमे और 25 सत्ते, तो इससे हमारा जो रेशो आ गया a रेशो b आ गया वो कितना आ गया अपने पास में, 9:7। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है, 9:7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि को 2 वर्षों में 1600 हो जाती है और 3 वर्षों में वो 1700 हो जाती है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि कोई राशि है जो 2 वर्ष में वो 1600 हो जा रही है और 3 वर्ष के अंदर वही राशि जो है वो 1700 हो जा रही है। अब एक चीज़ देखो कि 1 वर्ष के अंदर उसने कितना ब्याज दिया, 100 का ब्याज दिया, यानी कि ये 1 वर्ष के अंदर उसने कितने का ब्याज दिया, 100 का ब्याज दिया। और पहले साल पर जो वैल्यू हमारी जो निकलती है, जो ब्याज निकलता है वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है। तो इसके जो पीछे वाला जो हो जाएगा वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 100 रुपये जो है हमारा ब्याज हो जाएगा, और दर निकालने के लिए 100। तो 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये कट जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4, और ये कट जाएगा 25,
जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 6.25%। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में, कितनी दर होएगी, 6.25%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक व्यापार के मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए थे। यानी कि फर्स्ट डे की अगर मैं बात करता हूँ तो फर्स्ट डे जो है वो कितने लोग आ रहे हैं, 84,500। और चौथे दिन ये संख्या घटकर 16,900 रह जाती है। यानी कि फोर्थ डे की अगर मैं बात करूँ तो ये संख्या कितनी रह जाती है, 16,900। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग जो हैं वो आए थे। तो देखो प्रतिशत की जब ये बात कर रहा है ना, तो हमारे को इसकी रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे को इसका रेशियो से भी हमारा परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ देखेंगे हम तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब हम इसको माइनस काटेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में, क्या हो जाएगा, 13 से अगर हम काट रहे हैं तो 13×6 = 13×6 = 78 और 13×5 = 65। यहाँ से हम करेंगे तो 13×1 = 13 और ये हो जाएगा 13×3 = 39। और फिर से जब हम इसे कर रहे हैं तो 13×1 = 13 और 13×5 = 65। यानी कि पहले 5 लोग आ रहे थे और अभी जो चौथे दिन है वो कितने लोग आ रहे हैं, 1 लोग आ रहे हैं। यानी कि कितने कम हो गए, 4 कम हो गए, किस पर, 5 पर। तो 100 पे कितने, तो इससे जब हम करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 20 चौके 80। यानी कितने प्रतिशत लोग घट गए होंगे, 80% लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो राइट आंसर हमारा 80 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा हैगा, सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन हैगा। तो देखो यहाँ पर हम यहीं पे इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि पेपर में भी ना सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना होगा, आपको उस क्वेश्चन के अंदर ही उसको सिंप्लीफाई करना होगा, अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो जब इससे हम कैंसिल आउट कर रहे हैं तो ये -4 दे रहा है, और इस पूरी ब्रैकेट के अंदर से क्या आ जाएगा अपने पास में, 4 और 2 6 और 3 9, 9 में से 4 गए, यहाँ से कितना आ गया अपने पास में 5। तो इस वाली ब्रैकेट से हमारे पास 5 आ गया। यहाँ प्लस का निशान है तो हमने प्लस का लगा दिया। इसके बाद 8 7 56 और 1 57। 57 को जब हम 19 से कर रहे हैं तो 19 3 57, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये ब्रैकेट में है और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 5, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर इस ब्रैकेट से कितना आ रहा है अपने पास में, तो 3 और 5 8, 8 में से 4 गए 4, तो इधर से कितना आ गया 4, और ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और ये हो जाएगा अपने पास में 36 में से 17 जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये अपने पास में, ये हो जाएगा 13 और 6 9 19, कितना हो जाएगा 19। हाँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में -19। और ये पूरी ब्रैकेट को जब हम, पूरी ब्रैकेट ही, क्योंकि यहाँ से ब्रैकेट लगी हुई है, जब इस पूरी ब्रैकेट में से निकालेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, -15। यानी कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर से हमारी कितनी वैल्यू आई, -15। तो अब देखो यहाँ पर -15 आ गया। तो देखो -15 जब हमने इससे किया तो 15 दिया 45, -45, और इधर क्या है +5, तो +5 ये हो गया। तो हमारे पास में राइट आंसर क्या आ जाएगा, -40। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, -40। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वो दोनों एक दूसरे में कितने दूर होंगे, विपरीत दिशाओं में। एक स्थान से विपरीत दिशाओं में जाना स्टार्ट किया उन्होंने। देखो ये इसका कहने का क्या मतलब हैगा कि मान लो कि ये स्थान था, ये स्थान था, अब ये एक इस डायरेक्शन में जाता है तो एक इस डायरेक्शन में जाता है। अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और ये 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसमें रिलेटिव जो डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी वो प्लस में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं तो डिस्टेंस जो है हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो 30 और ये 33.5 और कितने घंटे के लिए जा रहे हैं, 2.5 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो 2.5। देखो अब इसे हम करते हैंगे सॉल्व। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 33 को हम क्या लिख सकते हैंगे, ये हो जाएगा हमारे पास में 67/2 इंटू में ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 5.2। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 × 35 का 5 हासिल आया, 3 6 × 30 और 3 33 बटे में 2 दूनी 4। जब हम इसको कर रहे हैं तो 4 × 32, 1 फिर 4 × 12, 3 4 × 7 28 और फिर आ जाएगा 4 × 5 20। तो 83.75 किलोमीटर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हैगा कि 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च को ग्राफ में दर्शाया गया है। कह रहा है कि उच्चतम घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात क्या होगा। तो हाईएस्ट और लोएस्ट इनका अनुपात पूछा हुआ हैगा। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो है वो अनुपात पूछा हुआ है। तो देखो साफ सा इसमें दिख रहा हैगा कि ये लोएस्ट हैगा और इसका कितना आएगा, ये 11,000। तो ये लोएस्ट हैगा और इसका कितना आएगा 11,000, नहीं 1,10,000 है। और जो इसका हैगा, इस वाले का जो वैल्यू है वो है अपने पास में 12 लाख। तो देखो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, हमारा जो वैल्यू आ जाएगा रेशो में वो आ जाएगी 12:11। तो राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो यहाँ पर 34 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में बताइए कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज़ के लिए एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है कि जिस पे आपको पूरे 133 शिफ्ट के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो चैनल पर बने रहिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।